हेलो गाइज, गुड इवनिंग। माई सेल्फ विनोद कुमार यादव। मैं आप सभी का फिर से स्वागत करता हूँ मेरे ऑनलाइन क्लासेज में, जो कि मैं मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग के लिए पढ़ाता हूँ। तो मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग जैसे कि आपको पता 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग फर्स्ट एंड सेकेंड। तो फर्स्ट से सेकेंड ईयर में चलती है और सेकेंड थर्ड ईयर में चलती है। तो सेकेंड ईयर के अंदर अपन कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो कार्डियक से रिलेटेड बहुत सारी डिजीजेज अपन ने डिस्कस करी और कार्डियक सिस्टम अपन ने कंप्लीट कर लिया। उसके बाद अपन ने वेस्कुलर सिस्टम स्टार्ट किया था, जिसके अंदर अपन ने हाइपरटेंशन, हाइपोटेंशन से रिलेटेड कंडीशंस पढ़ ली थी। आज अपन जिस चीज़ या जिस डिजीज़ के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, जैसे आपको सामने दिख रहा होगा फोटो से और इसके नाम से कुछ आइडिया लगा होगा, रेनाउड्स डिजीज़ एंड रेनाउड्स फिनोमिना, इसको इन 2 नामों से जाना जाता है। तो रेनाउड्स डिजीज़ या रेनाउड्स फिनोमिना, तो इसके अंदर क्या होता है, जब भी आपने बहुत सारे लोगों ने आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा कि जब एक्सट्रीम कोल्ड होता है तो अपनी जो वेसल्स है, जो कोल्ड के अंदर क्या होती है, ब्लड वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है। तो एक्सट्रीम कोल्ड की वजह से जब कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाता है और उस कॉन्स्ट्रिक्शन की वजह से जो आर्टेरियल सप्लाई है वो डिस्टर्ब हो जाती है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, जो अपना डिस्टल पेरिफेरल पार्ट जो होता है, जैसे टोज़ हैं, फिंगर्स हैं, नोज़ है, ईयर लोब्स हैं, निप्पल्स हैं, तो उनके अंदर क्या होता है, ब्लड सप्लाई इंटरप्ट हो जाती है। और उस ब्लड सप्लाई इंटरप्ट होने की वजह से जो है वहाँ पे मे बी सेलुलर इस्चीमिया हो सकता है, नेक्रोसिस हो सकता है। तो उस कंडीशन को क्या कहा जाता है, रेनाउड्स डिजीज़। तो रेनाउड्स डिजीज़ या रेनाउड्स फिनोमिना में क्या होता है, ब्लड सप्लाई डिस्टर्ब हो जाने की वजह से पेलर या फिर साइनोसिस जैसी कंडीशन अराइज हो जाती है। तो उस कंडीशन को क्या कहा जाता है, रेनाउड्स फिनोमिना। ये क्यों होती है, जब भी अपन या बॉडी का कोई डिस्टल पार्ट जैसे टोज, फिंगर्स, नोज, ईयर लोब्स, निप्पल्स एक्सट्रीम कोल्ड के कांटेक्ट में आते हैं। तो एक्सट्रीम कोल्ड में क्या होता है, बस अब सिंपल सी बात है, जो सिंपल फिनोमिना है कि कोल्ड के कांटेक्ट में आते ही बॉडी का टेम्परेचर जब डाउन होता है या कोई कोल्ड कंडीशन होती है, तो उस कंडीशन में वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती हैं, जो अपने ब्लड वेसल्स होती हैं वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है। तो अगर किसी आर्टरी में कोई प्रॉब्लम थी और उसके साथ साथ एक्सट्रीम कोल्ड कम के कांटेक्ट में आ गई, तो उस कंडीशन के अंदर क्या होगा, ब्लड सप्लाई इंटरप्ट हो जाएगी और उसकी वजह से जो जिस पार्ट की ब्लड सप्लाई इंटरप्ट होगी वो पेलोर हो सकता है, जिसकी वजह से वहाँ पे मे बी अगर ये कंटिन्यूसली बना रहा तो इस्चीमिया भी हो सकता है और नेक्रोसिस भी हो सकता है। बट जो रेनाउड्स फिनोमिना है, इसको अपन इंक्लूड करते हैं कि 10 से 15 मिनट के अंदर वापस नॉर्मल हो जाता है, जब अपन इसको या तो रब करके या हीट लाके या कोई भी अदर या इसको कवर करके इससे बचा सकते हैं, तो उससे अपन इसको ट्रीट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट में अपन बात करें तो कि रेनाउड्स फिनोमिना होता क्या है। तो रेनाउड्स फिनोमिना इज ए फॉर्म ऑफ इंटरमिटेंट आर्टीरियल वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन। इंटरमिटेंट आर्टीरियल वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन मतलब जो आर्टरीज हैं या जो स्मॉल आर्टरीज होती हैं, जो पेरिफेरल पार्ट के अंदर स्मॉल और मिडल आर्टरीज होती हैं, लार्ज आर्टरीज में भी इसका इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन जो मिडल और स्मॉल आर्टरीज हैं उनके अंदर वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन कोल्ड की वजह से होता है। तो उस कंडीशन में आपको ये जो फिनोमिना है या जो ये कंडीशन है देखने को मिल सकती है। तो इंटरमिटेंट आर्टीरियल वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन आपको देखने को मिलता है, जिसकी वजह कोल्डनेस हो सकती है, पेन हो सकता है और पेलोर ऑफ द फिंगर टिप्स एंड टोज आपको देखने को मिल सकता है। इन रेनाउड्स डिजीज स्मॉलर आर्टरीज द सप्लाइड ब्लड टू योर स्किन नैरोज लिमिटिंग ब्लड सर्कुलेशन टू अफेक्टेड एरियाज। वेसोस्पाज्म, वेसल्स का स्पाज्म हो जाता है एक्सट्रीम कोल्ड के कांटेक्ट में आने की वजह से। तो उस कंडीशन में क्या होगा, वेसल्स का स्पाज्म हो जाने की वजह से ब्लड वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती हैं और कॉन्स्ट्रिक्शन की वजह से ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं हो पाती है और वहाँ पे जो पेन, पेलोर और कोल्डनेस जैसे फीचर्स आपको देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, आल्दो रेनाउड्स मोस्ट कॉमनली अफेक्टेड योर फिंगर्स एंड टोज। जो रेनाउड्स होता है इस फिनोमिना में सबसे ज़्यादा अफेक्टेड जो पार्ट होता है वो फिंगर्स और टोज होते हैं। इट कैन ऑल्सो अफेक्ट अदर एरियाज ऑफ योर बॉडी सच एज योर नोज, लिप्स, ईयर्स और इवन निप्पल्स। कई बार बहुत सारे पेशेंट्स में देखने को मिलता है कि यहाँ पे भी जो ब्लड सप्लाई है, जो रेनाउड्स फिनोमिना वो देखने को मिल सकता है। बट आफ्टर वार्मिंग इट कैन टेक 15 मिनट्स फॉर नॉर्मल ब्लड फ्लो टू रिटर्न टू द एरिया। मतलब थोड़ी देर के अंदर अगर आप इसको वार्म कर लेते हो उस बॉडी पार्ट को जहाँ पे
कोल्ड के कांटेक्ट में आने से वैसे कॉन्स्ट्रिक्शन हुआ था, तो वहाँ की ब्लड सप्लाई नॉर्मल हो सकती है और ये कंडीशन डिसअपियर हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट, वुमेन्स आर मोर लाइकली देन मेन्स टू हैव रेनॉल्ड्स डिजीज, आल्सो नोन एज रेनॉल्ड्स फिनोमिना और सिंड्रोम। इसको रेनॉल्ड्स डिजीज भी बोलते हैं, रेनॉल्ड्स फिनोमिना भी बोलते हैं और रेनॉल्ड्स सिंड्रोम भी बोल सकते हैं। इट अपीयर्स टू बी मोर कॉमन इन पीपल्स हु लिव इन कोल्डर क्लाइमेट्स। जो कोल्ड क्लाइमेट्स होते हैं या जो कोल्ड एनवायरनमेंट होता है उनमें रहने वाले लोगों में ऐसी कंडीशंस मोस्ट कॉमनली आपको देखने को मिलती है। इसके बाद बात करें टाइप्स की, तो मेनली प्राइमरी और सेकेंडरी, आप जैसे पता है हर डिजीज़ प्राइमरी और सेकेंडरी हो सकती है। प्राइमरी मतलब डायरेक्ट किसी ब्लड वेसल्स की प्रॉब्लम की वजह से अगर हो रहा है तो वो हो सकता है प्राइमरी, और सेकेंडरी मतलब किसी अंडरलाइंग कोज, किसी अदर प्रॉब्लम की वजह से, जैसे डीवीटी, एम्बोलिज्म या कोई और कंडीशन की वजह से अगर हो रहा है तो उस कंडीशन को सेकेंडरी रेनॉल्ड्स बोला जाएगा। तो प्राइमरी रेनॉल्ड्स आल्सो कॉल्ड रेनॉल्ड्स डिजीज, द मोस्ट कॉमन फॉर्म इज नॉट द रिजल्ट ऑफ एन एसोसिएटेड मेडिकल कंडीशन। मतलब ये मोस्ट कॉमनली जो होता है प्राइमरी रेनॉल्ड्स टाइप का ही पाया जाता है, जो कि किसी अदर कंडीशन के या किसी अदर मेडिकल कंडीशन से एसोसिएटेड नहीं होता है। सेपरेटली it affects the blood vessels and interrupt the blood flow. It can be so mild that many people with primary Raynaud's don't seek treatment and it can resolve on its own. मतलब ये बहुत माइल्ड होती है प्राइमरी जो रेनाउड्स होता है, और ये ऑटोमेटिकली ठीक हो जाता है। इसके लिए किसी स्पेसिफिक ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि कोल्ड होता है उसके बाद अपन वापस वार्म करते हैं उस बॉडी पार्ट को तो वो वापस नॉर्मल ब्लड फ्लो हो जाता है और वो एरिया नॉर्मल हो जाता है। इसके बाद सेकेंडरी रेनाउड्स आल्सो कॉल्ड रेनाउड्स फिनोमिना, दिस फॉर्म इज कॉज्ड बाय एन अंडरलाइंग प्रॉब्लम। मतलब किसी अदर प्रॉब्लम की वजह से ये प्रॉब्लम अराइज होगी। ऑल्दो सेकेंडरी रेनाउड्स इज लेस कॉमन देन द प्राइमरी फॉर्म एंड इट टेंड टू बी मोर सीरियस। ये कम कॉमन होती है, लेस कॉमन होती है, बट मोर सीरियस होती है सेकेंडरी रेनाउड्स। अब इसके बाद बात करें कोजेज़ की, तो इट्स ओरिजिन इज अननोन। मोस्ट कॉमनली अगर एक्जैक्ट कोज की बात करें तो इडियोपैथिक माना जाता है, मतलब अननोन कोज होता है कि एग्जैक्टली अपन बोल सकें कि उसकी वजह से ऐसा हो सकता है। बट कुछ रिस्क फैक्टर्स होते हैं जो कि इसके लिए रेस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। इसके अंदर बात करें तो ब्लड वेसल्स इन स्पाज्म, सबसे पहले कि कोई ब्लड वेसल्स से उनका स्पाज्म हो रहा हो तो उस कंडीशन में वहाँ पे ऐसा हो सकता है कि वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाए और ब्लड फ्लो इंटरप्ट हो सकता है, जिसकी वजह से वहाँ पे कोल्डनेस, पेन और पैलोर जैसी कंडीशंस अराइज हो सकते हैं, जिसको कि रेनाउड्स फिनोमिना या रेनाउड्स डिजीज बोल सकते हैं। विथ रेनाउड्स आर्टरीज टू योर फिंगर्स एंड टोज गो इनटू वेसोस्पाज्म व्हेन एक्सपोज टू कोल्ड और स्ट्रेस। मतलब जब भी कोल्ड और स्ट्रेस के कांटेक्ट में आती है तो आर्टरीज का स्पाज्म हो जाता है और उसकी वजह से वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है और ब्लड फ्लो इंटरप्ट हो जाता है। नैरोइंग योर वेसल्स एंड टेम्परेरी लिमिटिंग ब्लड सप्लाई। ओवर टाइम दीज स्मॉल आर्टरीज कैन थिकन स्लाइटली फर्दर लिमिटिंग ब्लड फ्लो। अगर कंटिन्यूसली बार बार इनका स्पाज्म हो रहा है तो ये थिक हो जाती है, क्योंकि ट्रोफी हाइपरट्रोफी जैसी कंडीशंस हो गई। अगर कोई वेन या कोई आर्टरी का अगर बार बार स्पाज्म हो रहा है तो वो थिक हो सकती है, उसकी थिकनेस बढ़ सकती है, जिसकी वजह से वो और भी ज़्यादा जो ब्लड का फ्लो उसको लिमिटेड या उसको कम कर देती है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, कोल्ड टेम्परेचर आर मोस्ट लाइकली टू ट्रिगर एन अटैक। एक अटैक या ट्रिगर की तरह काम करते हैं कोल्ड टेम्परेचर्स। एक ट्रिगर होता है इसके लिए कि जैसे आप कोल्ड कॉन्टैक्ट या कोल्ड टेम्परेचर के कॉन्टैक्ट में जाते हैं तो आपकी ब्लड वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट होती हैं और आपको रेनाउड्स डिजीज होने के चांसेज हो सकते हैं। एक्सपोजर टू कोल्ड सच एज पुटिंग योर हैंड्स इनटू कोल्ड वाटर, टेकिंग समथिंग फ्रॉम फ्रीजर और बीइंग इन कोल्ड एयर is the most likely trigger for some people's. Emotional stress can be trigger for an episode. तो इमोशनल ट्रिगर या जो कोल्ड टेम्परेचर होता है वो इसके लिए एक ट्रिगर माना जाता है कि वो इसके रिस्क को बढ़ा देता है या इसको ट्रिगर कर देता है और ये इसके बाद ये कंडीशन अपीयर हो जाती है। अब इसके बाद बात करें तो रिस्क फैक्टर फॉर प्राइमरी रेनाउड्स। प्राइमरी मतलब किसी अंडरलाइंग कोज से रिलेटेड नहीं है, डायरेक्टली अफेक्टेड हो रही है बाय द सेल्फ ऑन प्रॉब्लम्स। तो इसमें सेक्स, जैसे मैंने बताया, वुमेन्स आर मोर अफेक्टेड। एज, although anyone can develop the condition, primary Raynaud's often begins between the age of 50 to 30। 50 और 30 के बीच में से किसी को भी हो सकती है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मोस्ट कॉमनली 15 to 30 की एज में ऐसा देखा जाता है। क्लाइमेट की बात करें तो कोल्डर क्लाइमेट्स
फैमिली हिस्ट्री, ए फर्स्ट डिग्री रिलेटिव, ए पेरेंट सिबलिंग और चाइल्ड हैविंग द डिजीज अपियर्स टू इंक्रीज योर रिस्क फॉर प्राइमरी रेनाउट्स। फर्स्ट डिग्री रिलेटिव जो आपका क्लोज रिलेटिव होगा उसके अंदर अगर ये कंडीशन है तो मे बी आपको ये कंडीशन हो सकती है। उसके बाद नेक्स्ट बात करें रिस्क फैक्टर्स फॉर सेकेंडरी रेनाउट्स। सबसे पहले सेकेंडरी मतलब कोई ना कोई अंडरलाइंग कॉज होगा, कोई अदर कंडीशन होगी जिसकी वजह से आपको ये कंडीशन होगी। तो कनेक्टिव टिश्यू डिजीज, बहुत सारी कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर्स होते हैं जिसकी वजह से क्या होता है, जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनकी आर्टरीज या उनकी जो वॉल्स होती हैं वो हार्ड हो जाती हैं, थिक हो जाती है, जिसकी वजह से ये कंडीशंस अपीयर हो सकती है, जैसे स्कारिंग ऑफ द स्किन हो, रेनाउट्स। तो ऐसी कंडीशंस होती है कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर्स जैसे लूपस है, रूमेटिक आर्थराइटिस है, ये कंडीशंस ऐसी होती है जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनको उनकी हार्डनेस को और थिकनेस को बढ़ा देती है, जिसकी वजह से ब्लड वेसल्स होती हैं वो नैरो हो जाती है और उनके अंदर ब्लड फ्लो लिमिटेड हो जाता है। इसके बाद बात करें डिजीज़ ऑफ द आर्टरीज। आर्टरी से रिलेटेड डिजीज एथेरोस्क्लेरोसिस है या आर्टेरियल रप्चर हो सकता है या फिर प्लाक फॉर्मेशन हो जाए, तो उन कंडीशंस में भी ब्लड फ्लो इंटरप्ट हो सकता है। और अगर कोई डिजीज़ हो रखी है, आर्टेरियल डिजीज़ है या कोई सेकेंडरी रेनाउट्स का कोई अंडरलाइंग कोज है, उसके साथ साथ अगर आप कोल्ड टेम्परेचर के कांटेक्ट में आ गए हो तो वो कंडीशन और सीरियस हो सकती है। इसके बाद बात करें कार्पल टनल सिंड्रोम। दिस condition involves pressure on a major nerve to your hand producing numbness and pain in the hand that can make hand more susceptible to cold temperature। कार्पल टनल सिंड्रोम भी एक रीजन हो सकता है जो कि प्रेशर कोज करता है मेजर नर्व्स पे, प्रेशर की वजह से कार्पल टनल सिंड्रोम हो सकता है। जैसे अपन बहुत ज़्यादा कोई खींच के कोई ऑब्जेक्ट या कोई कपड़ा या कोई क्लॉथ या कोई बैंड अगर हाथ पे बांध लेते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, ब्लड सप्लाई होती है वो इंटरप्ट हो जाती है, जिसको कार्पल टनल सिंड्रोम बोला जाता है और उसकी वजह से भी रेनाउट्स डिजीज हो सकते हैं। ऑक्यूपेशनल एंड रिपीटेटिव एक्शन और वाइब्रेशन, कई ऐसे ऑक्यूपेशंस होते हैं जिनमें क्या होता है कंटिन्यूसली वाइब्रेटिंग फंक्शन होता है कि कोई मशीन चल रही है उस पर आप काम कर रहे हो और कंटिन्यूसली वाइब्रेशंस हो रहे हैं, तो उस कंडीशन में जैसे प्लेइंग पियानो, डूइंग सिमिलर मूवमेंट्स लॉन्ग पीरियड के लिए, वाइब्रेटिंग टूल्स पे काम करना, तो उन कंडीशंस में भी ये कंडीशन अराइज हो सकती है। इसके बाद बात करें स्मोकिंग, क्योंकि वो ब्लड के सेल्स कॉन्स्ट्रिक्ट कर देती है तो वो भी ब्लड सप्लाई इंटरप्ट कर सकती है। इंजरीज टू हैंड्स और फीट, अगर कोई इंजरी, फ्रैक्चर, सर्जरी, फ्रोस्ट बाइट जैसी कंडीशंस होती हैं तो उनमें भी ऐसा हो सकता है। फ्रोस्ट बाइट कोल्ड टेम्परेचर की वजह से हो सकता है। और कुछ मेडिकेशंस होती हैं जैसे बीटा ब्लॉकर्स है या ट्रीट हाई ब्लड प्रेशर के लिए यूज की जाती है, माइग्रेन की मेडिकेशंस होती हैं। इसके अलावा अटेंशन डेफिसिट हाइपर सेंसिटिविटी डिसऑर्डर मेडिकेशंस होती हैं, कुछ कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट्स होता है। तो ये क्या करते हैं, कुछ ड्रग्स के साइड इफ़ेक्ट्स की वजह से ब्लड वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है, और अगर आपको कोई ब्लड वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट हो रही है तो उसकी वजह से ब्लड सप्लाई इंटरप्ट हो सकती है और वहाँ पे आपको रेनाउट्स फिनोमिना के सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। इसके बाद बात करें पैथोफिजियोलॉजी की, तो पैथोफिजियोलॉजी सिंपली कोई भी प्री डिस्पोजिंग रिस्क फैक्टर या प्रीसिपिटेटिंग रिस्क फैक्टर जिसके अंदर एज, जेंडर, क्लाइमेट है और यदि स्मोकिंग, वर्किंग, वाइब्रेटिंग मशीनरी, इमोशनल डिस्ट्रेस, एक्सपोजर टू कोल्ड, वुमेंस, ये सब जो प्रीसिपिटेटिंग फैक्टर्स हैं और प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स हैं, ये इन सब के साथ साथ अगर आप कोल्ड एक्सपोजर के कांटेक्ट में आते हो तो स्ट्रेस होता है। स्ट्रेस मतलब जो ब्लड वेसल्स है वो कॉन्स्ट्रिक्ट होंगी और उसकी वजह से डिजिटल आर्टरी कॉन्स्ट्रक्शन स्पाज्म होगा आर्टरीज का और ओक्लूजन हो जाएगा। ओक्लूजन मतलब ब्लड सप्लाई इंटरप्ट हो जाएगी, इंटरप्ट होगी तो टिश्यू हिस्ट्री में आपको देखने को मिल सकता है। तो सिंपल सी पैथोफिजियोलॉजी है कि कोई फैक्टर्स के साथ साथ कोल्ड का एक्सपोजर हो रहा है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है इसके लिए कि आप जब भी आप कोल्ड के कांटेक्ट में जाते हो तभी ऐसा हो सकता है। बाकी नॉर्मली डेज में अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो उसमें ऐसा आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो स्ट्रेस यानी जो आर्टेरियल स्ट्रेस बढ़ेगा उसका वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, स्ट्रेस की जगह वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन वर्ड यूज करो तो ज़्यादा बेटर होगा, जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्शन स्पाज्म होगा, ओक्लूजन होगा और टिश्यू हिस्ट्री में आपको देखने को मिल सकता है। इसके बाद बात करें सिम्टम्स की, तो सिम्टम्स कोल्ड फिंगर्स और टोज, क्योंकि जब भी ब्लड सप्लाई डिस्टर्ब होगी तो वो एरिया, क्योंकि ब्लड सप्लाई जब कंटिन्यूसली बनी रहती है तो ये टेम्परेचर को मेंटेन रखती है, लेकिन जैसे ही ब्लड सप्लाई डिस्टर्ब होगी टेम्परेचर गिरेगा और कोल्ड हो जाएगा वो एरिया जहाँ पे ब्लड सप्लाई नहीं हो रही है। इसके बाद कलर चेंजेस, कलर
पेल और वाइट, जिसको पेलोर कहा जाता है, वो हो सकता है। नंबनेस होगा क्योंकि वहाँ पे जो है फीलिंग लॉस हो जाएगी या सेंसेशन लॉस हो जाएगा, नंबनेस हो जाएगी क्योंकि ब्लड सप्लाई नहीं हो रहा है, टिश्यू स्टिमिक हो गया है, तो नर्व एंडिंग स्पीड जो है जो एक्शन करना बंद कर देंगे। और नंबनेस, प्रिकली फीलिंग और स्टिंगिंग पेन होगा, मतलब ऐसे लग रहा है जैसे कुछ चुभ रहा है या फिर ऐसे अजीब सा सेंसेशन होगा जैसे वाइब्रेटिंग होता है या प्रिकलिंग सेंसेशन की कुछ चुभ रहा है अपने, जैसे एक्सट्रीम कोल्ड के अंदर आपको नॉर्मली वैसे भी देखने को मिल सकता है कि प्रिकलिंग सेंसेशन हो सकता है कि ऐसे सुई चुभ रही है, तो वो वाला सेंसेशन या और उसके साथ साथ पेन भी हो सकता है। ड्यूरिंग एन अटैक of Raynaud's, affected areas of your skin usually first turn white, then they often turn blue and feel cold and numb. As they warm and circulation improves, the affected area may be red, throb, tingle and swell. मतलब जो 3 कलर्स होते हैं वो तीनों आपको देखने को मिल सकते हैं। जब सबसे पहले वाइट कलर होगा या पेल कलर जिसको बोला जाता है, पेल वाइट कलर, उसके बाद ब्लू कलर क्योंकि साइनोसिस की वजह से, और अब वापस नॉर्मल सप्लाई हो जाएगी तो वहाँ पे रेड कलर भी आपको देखने को मिल सकता है। जो तीनों कलर्स होते हैं वो आपको इसके अंदर देखने को मिल सकते हैं। जो रेनॉल्ड्स फिनोमिना होता है उसके अंदर जो तीनों स्किन डिस्कलरेशन कलर्स होते हैं, सबसे पहले वाइट, फिर उसके बाद ब्लू एंड देन रेड, तीनों कलर आपको यहाँ इसमें देखने को मिल सकते हैं। इसके बाद बात करें डायग्नोसिस की, तो हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन, इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें पता चल जाएंगी, फिजिकल एग्जामिनेशन में देखने को मिल सकता है। इसके बाद बात करें तो प्राइमरी और सेकेंडरी रेनॉल्ड्स को शॉर्ट आउट करना अपने को, जिसके लिए अपन नेल फोल्ड कैपिलरी स्कोपी कर सकते हैं, जिसमें ड्यूरिंग द टेस्ट डॉक्टर एग्जामिन्स द स्किन एट द बेस ऑफ योर फिंगर नेल्स अंडर ए माइक्रोस्कोप और मैग्नीफायर फॉर डिफॉर्मिटीज़ और एनलार्जमेंट ऑफ द टिनी ब्लड वेसल्स। जो नेल फोल्ड कैपिलरी स्कोपी में क्या होता है, जो आर्टरीज होती हैं, जो कैपिलरीज होती हैं, उनको विजुअलाइज करके देखा जाता है और उससे पता लगाया जाता है कि प्राइमरी कोज है या सेकेंडरी कोज हो सकता है, तो शॉर्ट आउट करने के लिए अपन ये करते हैं। इसके बाद एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी टेस्ट, क्योंकि ये जो है इम्यून सिस्टम की वजह से भी हो सकता है, बहुत सारी कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर्स जैसे मैंने बताया, तो कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर्स की वजह से भी ये डिजीज़ हो सकती है, तो इसके लिए अपन एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी टेस्ट करेंगे कि किसी तरह की ऑटोइम्यून कंडीशन या इम्यूनिटी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। एंड लास्ट वन इज इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट टू डिटरमाइन द rate at which RBC settles to bottom of a tube. A faster than normal rate might signal an underlying inflammatory and autoimmune disease. जैसे ESR असेस करते हैं, ESR अगर नॉर्मल से ज़्यादा है तो मे बी ये इंडिकेट करती है कि वहाँ पे कोई इन्फ्लामेटरी या ऑटोइम्यून कंडीशन हो सकती है, तो इसके लिए ESR भी अपन कर सकते हैं। इसके बाद बात करें मैनेजमेंट की, तो द गोल ऑफ मैनेजमेंट आर टू रिड्यूस द नंबर ऑफ सीवियरिटी ऑफ अटैक्स, प्रिवेंट टिश्यू डैमेज एंड अंडरलाइंग डिजीज एंड कंडीशन। सबसे पहले तो सीवियरिटी अटैक्स को कम करना, क्योंकि जहाँ बार बार अगर आप कोल्ड टेम्परेचर के कांटेक्ट में जाओगे तो बार बार एपिसोड्स होंगे और उसकी वजह से सेल्यूलर इस्चीमिया होगा और मे बी आपको नेक्रोसिस भी हो सकता है। प्रिवेंट टिश्यू डैमेज, जो नेक्रोसिस हो रहा है उसको प्रिवेंट करना, एंड जो अंडरलाइंग कोज हो रहा है उसको ट्रीट करना। जब भी आप अगर ऐसी कोई कंडीशन आपको देखने को मिल सकती है, तो आप जब भी अटैक होता है इसका, तो उस अटैक के टाइम पे आपको क्या करना है, सबसे पहले वार्म योर हैंड्स, फीट्स और अदर अफेक्टेड एरिया, जो भी अफेक्टेड हो रहा है उसको, अफेक्टेड एरिया हो रहा है उस पार्ट को आपको वार्म करना है ताकि आप वापस उसको ब्लड फ्लो को कंटिन्यू कर सके। गेट इंडोर्स टू ए वार्मर एरिया, अगर आप किसी कोल्ड क्लाइमेट में हो तो इंडोर एरियाज में जाएं और अपने आप को वार्म एरिया में लेके जाएं। विगल योर फिंगर्स और टोज, विगल करना है, उनको दबाना है, रब करना है और ऐसे जेब के अंदर रखना है ताकि उनको कोल्ड टेम्परेचर के कांटेक्ट में जो है बचाया जा सके, आने से बचा सके। प्लेस हैंड्स अंडर योर आर्म पिट्स, जो अपने आर्म पिट्स होते हैं उनके अंदर दबा के रखना ताकि वहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो उसकी वजह से इनका वार्मनेस आ सके और वहाँ पे जो ब्लड सप्लाई वो नॉर्मल हो सके। नेक्स्ट, मेक वाइड सर्किल्स विंड मिल्स विथ योर आर्म्स, जो विंड मिल्स या वाइड सर्किल्स बनाएं जिससे कि आर्म्स की, जिससे कि जो वार्म रन या ब्लड है वो वार्म होके भागे और उसकी वजह से है जो ये प्रॉब्लम ट्रीट हो सकती है। रन वार्म नॉट हॉट वाटर ओवर योर फिंगर्स, वार्म केवल वार्म वाटर, गर्म पानी नहीं, ज़्यादा हॉट नहीं होना चाहिए, केवल वार्म वाटर होना चाहिए, उसको अपने हाथों पे लगा मसाज करें हाथों और
पैरों की या जो भी अफेक्टेड एरिया उसकी, जिससे कि जो वैसो कंस्ट्रक्शन हो गया या वैसो स्पास्म हो गया है उसको रिलीव किया जा सके और ब्लड सप्लाई को नॉर्मल किया जा सके। मतलब आपको सिंपल सा काम करना है, वो हर एक ट्राई करनी है जिससे कि आप वार्म कर सको उस अफेक्टेड एरिया को। इसके बाद बात करें प्रिवेंशन की, तो बंडल अप आउटडोर कंडीशंस में आप ना जाएं। अगर आपको रेनॉल्ड्स अटैक्स आते हैं या जब भी आप कोल्ड कॉन्टैक्ट में आते हो तो अगर रेनॉल्ड्स जैसी फिनोमिना या रेनॉल्ड्स के सिम्टम्स आपको आते हैं तो आप उस कंडीशन में सबसे पहले तो बंडल अप आउटडोर्स, बाहर जब भी जाएं तो जब भी कोल्ड हो बाहर जाएं तो स्कार्फ, शॉक्स, बूट्स एंड 2 layers ऑफ मिटर्स, ग्लव्स बिफोर यू गो आउटसाइड। बाहर जाने से पहले पूरे सेफ्टी इक्विपमेंट्स या पूरे सेफ्टी क्लोथ्स आप लेके जाएं। यूज केमिकल हैंड वार्मर्स, इसके अलावा आप केमिकल हैंड वार्मर्स भी यूज कर सकते हैं। फेस मास्क यूज कर सकते हैं। और जो रियर लोब्स जो कि सेंसिटिव होते हैं उनको भी आपको बचा के रखना। वार्म योर कार, अगर आप कहीं जा रहे हो तो कार हीटर से आपकी कार को वार्म कर सकते हो। टेक प्रिकॉशन इंडोर, और इंडोर में होते हुए आप शॉक्स पहन सकते हैं। टेकिंग फूड आउट ऑफ द रेफ्रिजरेटर और फ्रीजर और रेफ्रिजरेटर से फूड को जब भी निकालें तो ग्लव्स यूज करें, मिटन्स यूज करें और मिट्स यूज करें। सम पीपल्स फाइंड आउट इट हेल्पफुल टू वियर मिटेंस एंड सॉक्स टू बेड ड्यूरिंग विंटर। सोते वक्त भी कई लोग ये पहन के सोते हैं तो उनको एक अटैक्स या बार बार जो रेनॉल्ड्स के अटैक्स होते हैं उनसे बचा जा सकता है। बिकॉज एयर कंडीशनिंग कैन ट्रिगर अटैक्स, जो एयर कंडीशनिंग या एसी जो होती है वो भी कोल्ड टेम्परेचर को बनाए रखती है और उसकी वजह से भी ये ट्रिगर हो सकता है। इसके बाद बात करें कुछ मेडिकेशनल ट्रीटमेंट की, तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, दीज ड्रग्स रिलैक्स एंड ओपन स्मॉल ब्लड वेसल्स इन योर हैंड्स एंड फीट्स। तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स स्मॉल जो आर्टरीज या स्मॉल जो ब्लड वेसल्स है उनको ओपन कर देते हैं या उनको रिलैक्स कर देते हैं, जिसकी वजह से ब्लड सप्लाई जो है नॉर्मल हो सकती है। वेसो डायलेटर्स जो डायरेक्टली डायलेट कर देती हैं वेसल्स को, जैसे नाइट्रोग्लिसरीन्स हैं। इसके अलावा प्रोस्टाग्लैंडिन्स यूज टू मैनेज क्रिटिकल इस्चीमिया एंड पल्मोनरी हाइपरटेंशन। रेनॉल्ड्स फिनोमिना में इस्चीमिया को और जो पल्मोनरी हाइपरटेंशन है उसको रिलीव करने के लिए प्रोस्टाग्लैंडिन्स भी यूज की जा सकती हैं। इसके बाद सर्जिकल मैनेजमेंट में सबसे पहले नर्व सर्जरी करेंगे, जिसमें कि जो पेन को रिलीव करने के लिए कि अगर पेन ज़्यादा हो रहा है तो अपन नर्व को ब्लॉक कर देंगे, काट देंगे, जिससे कि पेन का सेंसेशन ना जाए और उसको अपन जो है वो प्रॉब्लम तो रहेगी लेकिन पेन को रिलीव किया जा सकता है। सिंपैथेटिक नर्व्स इन योर हैंड्स एंड फीट्स कंट्रोल द ओपनिंग एंड नैरोइंग ऑफ द ब्लड वेसल्स इन योर स्किन। जो सिंपैथेटिक नर्व्स की जो नर्व्स होती हैं वो जो ब्लड वेसल्स की नैरोइंग और ओपनिंग को कंट्रोल करती है, तो अपन उनको काट के और इसको जो रेस्पॉन्स है इसको रिलीव कर सकते हैं और इसके साथ साथ पेन को भी अपन प्रिवेंट कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट बात करें केमिकल इंजेक्शंस। डॉक्टर्स कैन इंजेक्ट केमिकल such as local anesthetics as botulinum toxic type botox to block sympathetic nerves। जो sympathetic nerves है उनको ब्लॉक करने के लिए botulinum toxin यूज किया जा सकता है हाथों में और पैरों में। to need to have procedure repeated if symptoms return or persist। और अगर बार बार आपके सिम्टम्स आ रहे हैं तो आप बार बार ये प्रोसीजर रिपीट कर सकते हो। मतलब बोटुलिनम या बोटॉक्स का यूज करके अपन जो है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को या जो आपके वेसल्स हैं नर्व्स हैं उनको ब्लॉक कर सकते हो और ब्लॉकेज की वजह से पेन आपको रिलीव हो सकता है, पेन को रिलीव किया जा सकता है। तो इस तरह से जो नॉर्मल कोल्ड के कांटेक्ट में आने से जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं उसको रेनॉल्ड्स फिनोमिना कहा जाता है। और उस रेनॉल्ड्स फिनोमिना को ट्रीट करने के लिए आप जो है सबसे पहले तो प्रिकॉशन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। प्रिकॉशन के साथ साथ आप वार्म रखें अपनी बॉडी को और हाथों को, पैरों को, ग्लव्स जो भी सेंसिटिव एरिया है उसको ग्लव्स के साथ कांटेक्ट में रखें, या फिर जब भी कोल्ड का कोई काम करें या कोल्ड के टेम्परेचर में जाएं ग्लव्स, मिटन्स जो भी हैं वो आप यूज करके ही जाएं। थैंक यू गाइस। ये आज की डिजीज़ थी रेनॉल्ड्स फिनोमिना, जो कि एक्सट्रीम कोल्ड के कांटेक्ट में आने से ब्लड वेसल्स का कंस्ट्रक्शन हो जाता है और उसकी वजह से ब्लड सप्लाई इंटरप्ट हो जाती है, जो कि पैलोर और पेन और साथ में कामनेस या कोल्डनेस जैसे फीचर्स अराइज कर सकती है। समझ में आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ऑन माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।